Good morning students. So this is Vibha Parekh and your CBSE chemistry faculty and today we are going to take away the last lecture of this particular course और जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं some of the previous year questions, यानी कि बोर्ड एग्जाम के ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मेरा पर्पस आपको किसी एक पर्टिकुलर पेपर को बताना नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पेपर को डिस्कस करना नहीं है। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि किस तरह के क्वेश्चन फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। एंड बिलीव मी, आप जब देखोगे ना इसको यू विल एक्चुअली फील कि अगर आज आप इतने प्रिपेयर्ड नहीं भी हो स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व 70% ऑफ द पेपर। तो एग्जाम आते आते तक आप बाकी का 30% तो इजीली कवर कर ही सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी दैट मच सिंपल, बिलीव मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सीबीएसई एग्जाम। से पहले पूछे गए क्वेश्चंस में से ही हैं। एंड वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट यहाँ पे मैंने सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है और साथ ही साथ जो हमारा सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर जैसा कि आप जानते हो बहुत सारे टॉपिक्स, कई सारे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स को ऑलरेडी रिमूव कर चुकी है सीबीएसई। सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज वो आपको बेवजह कंफ्यूज करेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। आई हैवंट टॉट यू दैट इनटू द लेक्चर्स ऑफ द कोर्स बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ 2021 यू आर नॉट गोइंग टू फेस दैट एग्जाम, राइट। सो हमने वो वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसा कि आपको पता है कि 4 मई से जून 14 तक आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री एग्जाम, इट विल बी ऑन 18 मई ऑफ 2021 और टाइमिंग 10:30 to 1:30, राइट। तो यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट, पहले आप देख लो केमिस्ट्री का सिलेबस, ये सब आप वैसे जानते ही हो। एंड वी आर हियर ओनली इंटरेस्टेड अप टू दिस, जहाँ पे कि हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक टोटल आप देख सकते हो 9 चैप्टर्स हैं एंड 1 मोर चैप्टर विच इज मेटलर्जी, है ना, एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर, वो तो बिल्कुल ही हटा दिया है। सो आई थिंक दैट इज द चैप्टर विच स्टूडेंट्स फील वेरी डिफिकल्ट। वो ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे वहाँ से रिएक्शंस आते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो यू आर लकी इनफ कि वो वाला जो पूरा चैप्टर ही है उसी को हटा दिया गया है इस बार के एग्जाम में। सो एक्सक्लूडिंग दैट नाउ वी हैव 9 चैप्टर्स इन द फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है, जो कि हम सब कुछ कवर कर भी चुके हैं इस कोर्स में। सो लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन द कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम। का एक कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है। सो यू कैन सी दैट दिस इज द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से है। तो यहाँ पे ये जो प्लैटिनम है बेसिकली, ठीक है, आप जानते हो कि जो प्लैटिनम है कौन सी सीरीज के अंदर आता है, इट कम्स इनटू द डी ब्लॉक। हमने डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स देखे थे, मैंने आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स वैसे भी बताई थी। सो व्हाई आई एम सेइंग दैट, पहली बात तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज गुड कि आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड की नॉलेज हो, जो कि हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट में देखी थी। इट विल हेल्प यू टू क्रॉस चेक योर आंसर्स। हालांकि यहाँ पे मैं आपको अगेन बता दूं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की आपको जरूरत नहीं थी। सिंपली जस्ट बाय सीइंग द लिगैंड यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बट इट इज ऑलवेज गुड दैट यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डी ब्लॉक केमिस्ट्री एंड द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दोज एलिमेंट्स शो, ठीक है। तो वो एक क्रॉस चेक करने के लिए आपको हेल्पफुल होता है। बट लेट्स सी, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में इथिलीन डायमीन, ये हमने डिस्कस किया था। इथिलीन डायमीन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इथिलीन डायमीन का, है ना। जैसे कि मैं ऐसे बना देती हूँ इसको, CH2 और यहाँ पे 2 वैलेंसीज होती हैं, किसके साथ में, एक वैलेंसी है यहाँ पे NH2 ग्रुप के साथ में और दूसरी है ये अमीन। क्लियर। तो इस तरह से हमारा इथिलीन डायमीन होता है, इसको शॉर्ट में हम EN लिख देते हैं। तो यहाँ पे बस उन्होंने एक ही चीज आपकी टेस्ट की थी, क्या की थी, सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे सिंपली देखते हैं कि अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगैंड्स, तो 2 तो ये कर लिया और 2 ये कर लिया, तो यहाँ पे एक चांस है कि आप मिस्टेक कर सकते हो। दिस वॉज द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन की बस यही एक ऐसा पॉइंट था जिसको कि वो आपसे टेस्ट करना चाहते थे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट 4, इट इज व्हाट, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। इसका मतलब जब ये मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे इस तरह से करेंगे, यहाँ से भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स देगा, इधर से भी ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स देखा, इसी तरह से यहाँ पर भी तो ये ग्रुप इसी तरह से प्रेजेंट है। अब मैं इसको वापस से ड्रॉ नहीं कर रही, शॉर्ट में हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड वी हैव 2 डिफरेंट क्लोरीन के एटम्स,
ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, अब आप जरा देखकर बताओ कि क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। सो नाउ वी कैन सी दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली द 6, ठीक है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लैटिनम। अब देखो आप क्या देख रहे हो ना कि दैट दिस अमीन इज एक्चुअली न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता एंड इफ देयर इज अ स्पीशीज व्हिच इज गिविंग अवे इट्स लोन पेयर, अगर लिगैंड जो है वो न्यूट्रल है और वो अपने लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट करता है मेटल के साथ में, देन ऑलवेज इट इज ऑलवेज अनचार्ज, वो न्यूट्रल है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया। क्लियर? तो ऐसे में अगर आपको प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एक्स रख देंगे। और अब आप मुझे बताओ इथिलीन डायमीन के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर्स दे रहे हैं, इसका मतलब मुझे कोई चार्ज नहीं रखना। इट मींस दैट इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, सो इट विल बी हैविंग 0 चार्ज। और कितने हैं इस तरह के, मेरे पास में 2 इथिलीन, या फिर आप 4 लिख दो बेसिकली, दैट वुड बी गुड, क्योंकि 4 हम देख रहे हैं नाइट्रोजन एटम्स हैं। ओके, एंड देन वी हैव -2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि क्लोरीन जो है वो अपना सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ना। सो नाउ इफ वी सी द ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस विल कम टू बी +2 एंड दिस इज सिंपली द आंसर, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप ये वाला स्ट्रक्चर बना के आओ। उससे होता क्या है ना कि जो भी एग्जामिनर है ना वो आपकी उसको लगता है कि हाँ यार आपने मतलब मेहनत की है, आपको सच में पता है कॉन्सेप्ट, एंड उनको बड़ा अच्छा लगता है जब आप कुछ इस तरह से डायग्राम या फ्लो चार्ट कुछ बनाते हो। उनके लिए भी चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है एंड इट इज़ ऑलवेज एन इम्प्रेसिव वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ आंसर देने के बजाय आप ऑलवेज कोशिश करो कि आप अगर पॉसिबल है तो कोई डायग्राम, कोई फिगर, कोई फ्लो चार्ट या कुछ ना कुछ आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करो, जस्ट फॉर द लाइक एन एसेसरी, ठीक है। So now coming on to the another question. So calculate the freezing. अब आप ये देख सकते हो freezing point से that the question is of the chapter solutions and colligative property. अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहे हो ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे आपको ग्लूकोज का सोल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, कितने में, 250 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। ये आप देख रहे हो 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, इस तरह से आपने एक सोल्यूशन को बनाया। तो अब आपको ये बताना है कि अगर वाटर का KF इतना होता है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। देखो हम ये जानते हैं दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट बीवेयर दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF, ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ। अगर डिप्रेशन हो जाता है जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हैं, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालने के बाद तो डिप्रेशन हो रहा है। सो द इक्वेशन वुड बी लाइक दिस, माइनस ऑफ TF। तो एक्चुअली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड दिस TF। क्लियर? तो ये TF हम लोगों को बताना है। सो लेट्स सी हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। तो क्या यहाँ से हम लोग इस डेल्टा TF की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट, राइट। तो ये आपका एक और एक फॉर्मूला है जो कि आपको यूज करना था। देखो KF की वैल्यू क्या गिवन है, सो दिस इज गिवन टू बी 1.86 और साथ में केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये भी आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आओ कि आप हमेशा साथ में यूनिट्स को लिखा करो। एंड दिस M इज व्हाट, दिस इज मोलालिटी। मोलालिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें कितना दे रखा है, 60 ग्राम, और ये बेचारे इतने सीधे हैं कि इन्होंने आपको मोलर मास तक भी दे रखा है कि ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है। अगर इन केस यू डू नॉट नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमें ऑब्वियसली पता है क्योंकि हम तो बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़कर आए हैं ना, C6H12O6 यही तो होता है। तो अगर आपको ग्लूकोज का ना भी पता हो, सो दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज विच इज व्हाट 180 ग्राम्स। सो दिस इज व्हाट 180 ग्राम, ठीक है। तो ये तो मिल गए नंबर ऑफ मोल्स मुझे। अब इट शुड बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट और द सॉल्वेंट मास इन kgs, बट यहाँ पे तो हमें ये 250 ग्राम दे रखा है। तो ठीक है, हमें ये भी पता है कि हम कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं। सो दिस वुड बी व्हाट, 250 ग्राम को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं
So this is what this is actually in kilograms only. Clear? अब तो सब कुछ सिंपल है. अब आप क्या करोगे, यहाँ से डेल्टा टीएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर दो. ऑल्दो दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल बट आई डू नॉट वांट टू पुट माय टाइम ओवर हियर. तो देखो मैंने ऑलरेडी डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर रखा है. सो दिस शुड कम आउट एज 2.48. तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. इट्स अ कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि डेल्टा ये टेम्परेचर का चेंज ही तो बता रहा है. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैव केल्विन. ठीक है, मतलब सॉरी, इट शुड बी केल्विन. फाइन. अब क्या हुआ कि मुझे क्या फाइंड आउट करना था? आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट टी एफ. देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉट? सो दिस इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ, है ना. अब देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो मुझे पता है, इट इज 2.48. और टी एफ नॉट क्या होता है? टी एफ नॉट है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट. सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? अगर आपको ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाना है तो आप इथाइल एसीटेट में तो नहीं बनाओगे, आप बेंजीन सॉल्वेंट में तो नहीं बनाओगे, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो नहीं बनाओगे, बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द पोलैरिटी कॉन्सेप्ट, है ना. किसी सॉल्यूशन के पोलर डिजॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स पोलर, एंड यू वेरी वेल नो दिस कि C6H12O6 के अंदर बेसिकली बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस सो मेनी ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, बेसिकली जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, इट इज क्वाइट वेरी गुड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो बिकॉज ऑफ दिस वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन टू द वाटर एज सॉल्वेंट. एंड इवन इन्होंने दे भी रखा है. तो इसका मतलब वाटर का सॉल्वेंट का अगर मुझे क्या पता हो, फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, देन आई कैन सॉल्व द पर्पस. अब फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, 0 डिग्री सेल्सियस होता है. केल्विन में क्या लिखोगे? 273. एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 273.15. ये एक्चुअल वैल्यू होती है. बट अगर आप 0.15 ना भी लिखो, सो स्टिल आपको आपका आंसर मिल जाएगा. माइनस टी एफ. अब आप यहाँ से टी एफ को फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब आप इस टी एफ को बाद में फाइंड आउट करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ निकल कर आ जानी चाहिए, कितनी? 270.6 केल्विन. क्लियर है? तो इस तरह के कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं. अगर आप स्टेप वाइज उनको सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले तो बैठ के आप क्वेश्चन को सिर्फ समझने की कोशिश करो, व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट. और छोटी से ना कई बार वो आपसे सिर्फ आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितना क्वेश्चन को विजिलेंटली पढ़ते हो. जैसे बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? दे विल जस्ट फाइंड आउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. वो डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे. बट सी क्लियरली दे आर आस्किंग अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट अबाउट द डेल्टा टी एफ. ठीक है, तो ये कुछ छोटी चीजें से आपको ध्यान रखनी है. देन कमिंग ऑन टू the another question. So this question as we know is coming from chemical kinetics. यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है N2O5 जो कि बाद में क्या फॉर्म करता है? टूटने के बाद में आफ्टर डिकम्पोजिशन दिस इज फॉर्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 व्हेन ऑलरेडी दे हैव गिवन यू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. ठीक है, सिंपल सी चीज है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप रेट को इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हो ना, यू वोंट पुट द स्टोइशियोमेट्री इन द एक्सप्रेशन. लेकिन जब आप उसको रिलेटिवली शो करते हो किसी और प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट के साथ में, तो इन दैट केस यू ऑलवेज नीड टू पुट द स्टोइशियोमेट्री एट द डिनोमिनेटर. ठीक है, क्या कह रही हूं मैं? तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्योंकि आपको कंपेयर करना है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5. यानी कि आप क्या करने वाले हो? कंपैरिजन. तो ऐसे में आप क्या करोगे? रेट लिखने के लिए क्या लिखोगे? N2O5 माइनस ऑफ D N2O5 ये क्या है? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. और अब आप क्या लिखोगे? स्टोइशियोमेट्री को डिनोमिनेटर में. क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? प्लस ऑफ DNO2 यानी कि इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साथ में स्टोइशियोमेट्री डिनोमिनेटर में, प्लस D ऑफ O2 बाय DT. और इसकी स्टोइशियोमेट्री कुछ भी नहीं है, सो दिस इज कंप्लीटली फाइन. यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हो. बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्यों बेकार में हम हमारी इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट करें, है ना. तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ. अब सिंपली आपको क्या गिवन है? आपको ये वाली वैल्यू गिवन है. ठीक है, DNO2 बाई DT आपको गिवन है, तो वो कितना दे रखा है? 2.8 इंटू 10⁻³ क्लियर है. और ये किसमें? मोल पर सेकेंड, मोलर्स में दे रखा है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया इसका मतलब, डिवाइडेड बाय 4. क्लियर? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? माइनस ऑफ DN2O5, है ना, यही तो फाइंड आउट करना है.
तो अब क्या करोगे आप 2 को उधर ले जाओ, सो दैट वुड बी 2/4 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। अब तो सिंपल है, ये 1/2 हो जाएगा, 2.8 को आप 2 से डिवाइड करोगे, सो दैट शुड बी 1.4 इंटू 10⁻³। तो आपका ये जो है आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे और मैंने स्पेशली आपको हाईलाइट करके बताया था, जब भी आप दो को कंपेयर करो ऑलवेज पुट द स्टोइशियोमेट्री, बस सिंपली इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। Okay, so now coming on to the next question, among the hydrides group 15 elements, yes, I just want to tell you one more important thing, CBSE बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस तरह के जो आपके क्वेश्चन है ना, मतलब सिंपल से छोटे छोटे आपके लॉजिकल थिंकिंग को समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। देयर मेन फोकस इज नॉट मोर ऑन द न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट वेरी सिंपल। सिंपली अगर आपको फॉर्मूला पता है और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को स्टडी करो ना, यू विल डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, दे आर वेरी कॉमन इन द CBSE एग्जाम। 1 मार्क क्वेश्चन जो है ये पूछ लिए जाते हैं। सो सी अमंग द हाइड्राइड्स, अब यहां पे आपको ध्यान देना है किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्राइड्स की ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली को कहते हैं। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली में ये हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यही तो होते हैं, ये हमारे हो गए ग्रुप 15 फैमिली। अब अगर इसके हाइड्राइड्स की बात करें तो हाइड्राइड्स NH3, PH3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3 होती है, सो दिस वुड बी ASH3। और यहाँ पे आप जानते हो कि जो भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उससे कम कुछ आपके हाइड्राइड्स यहाँ पे बेसिकली फॉर्म होते हैं। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एंटीमनी एंड दैट बिस्मथ, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहना काफी इजीली पसंद करते हैं। ओके, सो और यहाँ पे क्योंकि हाइड्राइड्स बन रहे हो, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो हाइड्राइड है इटसेल्फ, हाइड्राइड का मतलब हुआ दैट इटसेल्फ इट इज प्रेजेंट समटाइम्स इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खैर हम उन सब के बारे में इतनी बात नहीं करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन वन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनमें से किसका हाइड्राइड है जो कि ज्यादा क्या होगा, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखो आप याद करो जब हम लोग डिफरेंट ट्रेंड्स को, जनरल ट्रेंड्स को पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ना बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक चीज बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, सो बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, बिकॉज जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है या फिर वेंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ठीक है, ये मैंने आपको रिलेशन बताया था। तो उस हिसाब से तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, बट दे आर आस्किंग अबाउट द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे कम किसका है। तो उस हिसाब से अमोनिया शुड बी हैविंग द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अमोनिया है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बिकॉज नाइट्रोजन इज क्वाइट वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक एक्स्ट्रा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं इन बिटवीन द अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए था, बट अब क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्ले करने लगती है, सो नाउ यू विल हैव टू गिव सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब सबसे कम किसका हो गया, इसका फॉस्फीन का। सो यस, द आंसर वुड बी फॉस्फीन। तो बेसिकली वो यहाँ पे आपसे क्या टेस्ट करना चाहते थे, जस्ट दे वांटेड टू टेस्ट यू कि क्या आपको ये पता है कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो यस, वी नो दिस दैट अमोनिया हैज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। फॉस्फीन इज गोइंग टू बी द आंसर। सो मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर, मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा, देखो बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे सके, फाइन, सो दैट वी कॉल एज द बेसिक कैरेक्टर। अब कौन एक अच्छा इनके अंदर से बेस होगा जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इजीली अवेलेबल कर पा रहा है। हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे के साइड में आते हैं ना, तो वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्योंकि साइज बहुत बड़ी होती है नीचे नीचे एटम्स की, जब एटम की साइज बहुत बड़ी होती है ना, तो वो इजीली अपने ऊपर के जो लोन पेयर्स हैं उनको अकोमोडेट कर लेते हैं। सो लेट्स से कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, अगर बिस्मथ जो है ना, बिस्मथ के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ना, तो बिस्मथ की साइज अच्छी खासी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू अमोनिया, तो इस वजह से वो इजीली अपने ऊपर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर लेता है। सो इन दैट वे अब उसको इतना इलेक्ट्रॉन देने की जल्दबाजी नहीं मची है,
है ना। अगर आप खुद सोचो ना, एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे कि बहुत सारी, एक छोटा सा पार्किंग लॉट है और एक बड़ा पार्किंग लॉट है, तो एक बड़े पार्किंग लॉट के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आ सकती हैं। जब बहुत सारी गाड़ियों को वो अकोमोडेट कर सकता है, सो देयर इज नॉट ए नीड ना कि वो जो भी आने वाली नेक्स्ट गाड़ी है उसको मना कर दे, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा स्पेस है, तो इट कैन ईजिली अकोमोडेट। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा पार्किंग लॉट हो जहाँ पे पहले से ही गाड़ियाँ भरी हुई हो, सो इट वोंट अलाउ एनी अनदर गाड़ी टू कम ओवर देयर, राइट। तो यही बात होती है कि जो नाइट्रोजन है ना, उसके पास में ना तो इतनी जगह है और लोन पेयर खुद इतनी जगह घेर के बैठता है, सो दिस कैन इजीली गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जो आपका अमोनिया है ना, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेरी गुड लिगेंड, है ना। लिगेंड सीरीज में याद करो, हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको भी पढ़ा था, अमोनिया को। सो इट फॉर्म मेनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस एंड इट बिहेव्स लाइक अ वेरी गुड लिगेंड बिकॉज इट कैन प्रोवाइड इट्स लोन पेयर टू द मेटल, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज सबसे कम है तो वो ज़्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर? देन हाईएस्ट बॉन्डिंग एंगल किसका होगा? देखो बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी सेंट्रल एटम की। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम्स कौन है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो जब आपका जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसकी साइज कम होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो साइज बहुत कम होने की वजह से क्या होता है ना, देखो अगेन ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। एक है आपका ये एटम और एक है आपका ये एटम, ठीक है। लेट्स से कि आपको इसके ऊपर क्या बनाने हैं? 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। 3 बॉन्ड्स का मतलब 3 दूसरे डिफरेंट एटम्स होते हैं, है ना। ये चीज आपको समझनी है। अब ये जो एटम्स की साइज है ना, ये तो इतनी की इतनी ही है। सो लेट्स से कि ये मेरा नाइट्रोजन है, क्लियर। अब मैं दूसरी तरफ एक छोटा, सॉरी नॉट नाइट्रोजन, ये कोई भी मेरा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। लेट्स से कि ये बिस्मथ है ना, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है, और ये है आपका नाइट्रोजन। अब जो इसके ऊपर लेट्स से कि ये जो साइड में ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये तो अभी भी इतने ही बड़े होंगे, है ना। और साथ में हम क्या जानते हैं कि इसके ऊपर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है जो कि खुद इतनी जगह घेरता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक लोन पेयर है जो कि इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब यार यहाँ पे इतना ज्यादा रश हो गया, आपको नहीं लग रहा? तो जब आपका एलिमेंट सेंट्रल एटम खुद बहुत छोटा होता है और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो ऐसे में क्या चाहता है ना कि सबके सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर रहें, है ना। जब वो दूर दूर रहेंगे सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जबकि इस केस में क्योंकि रिपल्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरे इनकमिंग एटम को ईजिली अकोमोडेट कर पा रहा है, तो वो जितने में भी आते हैं ना, इट एक्सेप्ट्स दैट काइंड ऑफ बॉन्ड एंगल, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल है वो आपका इंक्रीज होने वाला है, क्लियर। तो हम क्या देख रहे थे? सो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसके अंदर होगा? अगेन इट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट इन अमोनिया, क्योंकि इसकी साइज क्या है? कम है, एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लार्ज। अब जब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ऑलवेज राइट अ रीजन फॉर इट। भले ही उन्होंने आपसे रीजन नहीं पूछा है, बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप डायरेक्ट आंसर लिखें, डायरेक्ट आंसर मत लिखें, साथ में एक छोटा सा सिर्फ एक लाइन का या 2-3 जो इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं आप उनको जरूर इंक्लूड करो, ताकि अगले एग्जामिनर को ये लगे कि आपने कहीं से इधर उधर से कॉपी नहीं किया, यू हैव अ रियल अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जो आपको बताया उसको बस आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। इतना जितना मैंने बोला उतना नहीं लिखने की जरूरत है, ओके। So then the next one is so complete and balance the following chemical equation, ठीक है। तो ये कुछ आपके इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं अटेम्प्ट करने में, क्योंकि इसमें चीज़ें आपको एज इट इज ध्यान रखनी होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लॉजिक अप्लाई करके कर सको। यस देयर इज सम लॉजिक, लेकिन उसके लिए फिर भी आपको इक्वेशन का आइडिया तो होना ही चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि Mn, एक और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, सो ऑलवेज सी, अगर उसके अंदर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऑलवेज सी बिफोर डूइंग द रिएक्शन कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सो दिस इज 4 to 8 - 1, सो दैट वुड बी +7, यानी कि यहाँ पे जो मैंगनीज है ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ की भी अगर मैं बात करूँ, सो इट इज इन +7, यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब कभी भी कोई ट्रांजिशन मेटल या कोई भी स्पीशीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है और वो कुछ रिएक्शन दे रही है, ये रिएक्शन तो कुछ दे ही रही है, सो इट मींस दैट इट ऑलवेज वांट टू रिड्यूस इटसेल्फ।
वो अपने आप को रिड्यूस करने वाली है एंड इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज द अनदर स्पीशीज। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये वाली जो स्पीशीज है दूसरी, ये इसका क्या करने वाली है, ऑक्सीडेशन, और खुद इसके बजाय क्या होने वाली है, रिड्यूस, बिकॉज इट वांट्स टू गो टू अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे ज़्यादा ऊपर तो जा ही नहीं सकती ना। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू कैन रिमेंबर एंड हियर यू सी आई हैव प्रोवाइडेड यू। अब आप खुद सोचो Fe2+ जो है अगर उसका ऑक्सीडेशन हो सो दिस विल बी बिकमिंग Fe3+, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये खुद क्या, बस आपको ध्यान इसके अंदर ये रखना है दैट इट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी reduced in 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बस एक इतना सा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था एंड दिस विल बी H2O। ठीक है, तो ये आपके खास खास प्रोडक्ट हो जाएंगे। फिर जो भी आप प्रोडक्ट आपको पता चल जाते हैं उसके बाद में आपको सिंपली इनकी बैलेंसिंग करनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीशीज कौन सी दे रखी है हमें, I-, तो I- का अगर मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन करती हूँ तो क्या बनेगा, सो ऑफकोर्स क्या बन सकता है, आप खुद सोचो ना, I- का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो सिर्फ I2 ही तो एक पॉसिबिलिटी है जो कि एक स्टेबल फॉर्म भी फॉर्म करे, राइट। और MnO4- इस बार अगेन जो मैंने आपको कहा, बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि खुद इसका रिडक्शन होके क्या फॉर्म हो रहा है, ओके, एंड आफ्टर दैट दिस इज सिंपल OH-। क्लियर। तो यहाँ पे आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑलरेडी वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि Fe2+ है, इसका क्या हो गया Fe3+ में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। और MnO4- है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल। यहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, जस्ट सी द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कितना, +4 आ रही है ना, ठीक है, तो +7 से क्या बन गया, +4 बन गया। सो इट्स अ रिडक्शन एंड I- से I2 का बनना, दिस इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। सो दीज टू आर द रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। और इनको बैलेंस कैसे करते हैं, तो आप सिंपली भी इनको बैलेंस कर सकते हो, नहीं तो आप जानते हो रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। सो ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज, let's see what is the next question. So the measurement of the osmotic pressure method is preferred for the determination of the molar masses of macromolecules such as proteins and polymers. तो आपको इसका रीजन देना है कि क्यों हम लोग osmotic pressure को यूज करते हैं in order to find the molar masses of what, proteins या फिर polymers। देखो जो proteins और polymers होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े molecules होते हैं, यानी कि इनका molar mass भी क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। So we need a certain kind of a method which is quite accurate enough, जो कि आपको इतनी बड़े मास वाले सब्सटेंसेस की प्रॉपर वैल्यूज प्रोवाइड कर सके। तो पहली चीज जो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जब भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को, पहली बात तो आपको पता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज बेसिकली CRT। और अगर मॉलिक्यूलर मास में कुछ प्रॉब्लम होती है सो वी करेक्ट इट विद द वेंट हॉफ फैक्टर एंड वी पुट I ओवर हियर, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं ना, दिस इज नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हम किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जनरली कोशिश करते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही करें, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करते, ओके। तो टेम्परेचर हमारा इस दौरान क्या रहता है, फिक्स सा ही रहता है, बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं करते। और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी यूज करते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन दैट टर्म दैट वी यूज इज N/V, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। बाकी जितने भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर के अंदर चेंजेस जो हैं वो मतलब होते हैं, तो उससे मोलैलिटी की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। पर मोलैरिटीज जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है ना, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम मोलैरिटी को तो यूज नहीं करना चाहिए था, बट एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि यहाँ पे हम इस दौरान टेम्परेचर को फिक्स ही रखते हैं, सो इट मीन्स दैट द वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेंज अलॉट। तो इस टाइम पर जो ये आपने निकाला ना N इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये वॉल्यूम हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर। ये क्या है, मोलर मास है, तो ये आपको एक एक्यूरेटली मोलर मास की वैल्यूज प्रोवाइड करता है। जबकि अगर हम दूसरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके मोलर मास फाइंड आउट करते हैं ना, सो दे डू नॉट प्रोवाइड दैट मच गुड। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वहां से जो मोलर मासेस की वैल्यू मिलती है वो काफी कम होती है जो एक्चुअल मोलर मास है किसी भी पॉलीमर का या फिर प्रोटीन्स का। सो दिस इज वन ऑफ द गुड वे दैट यू यूज, that is osmotic pressure, okay।
Then coming on to the another one, aquatic animals are more comfortable in the cold water. देखो आपको याद होगा जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ हम पढ़ रहे थे, या फिर आप कह दो जब सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे थे, है ना। सॉल्युबिलिटी हम किसकी देख रहे थे, गैस की किसमें, लिक्विड में। तो मैंने आपको वहां पे कुछ पॉइंट्स बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि एक तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, कि गैस का कैसा नेचर है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर से गैस को डाल रहे हैं लिक्विड के अंदर, जहां पे हमने हेनरीज लॉ की बात की थी, ठीक है। और तीसरा हमने देखा था टेम्परेचर। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इफ यू विल बी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड में से जो गैस है वो निकल के बाहर जाने लगेगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को हमारी तरह जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, दे नीड ऑक्सीजन, है ना, उनको चाहिए ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस उनको अच्छे से कब मिलेगी, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन गैस की वाटर के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये गैस है तो उसकी वाटर में तब ज्यादा होगी अगर टेम्परेचर कम होगा, यानी कि टेम्परेचर अगर कूल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोल्ड वाटर में दे फील मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। Then we have the third one, elevation of the boiling point of 1 molar of KCl solution is nearly double than that of the 1 molar sugar solution. So basically this is from the abnormal molar masses. So this part is also being deleted in your syllabus, but still अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया है। तो let me tell you कि 1 मोलर KCl और 1 मोलर शुगर का सोल्यूशन है। जैसे ही आप KCl इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट बाय द वे, ठीक है, आप ये बात जानते हो, ठीक है। तो अगर मैं KCl को क्या करूं, उसका सोल्यूशन बनाऊं, सो दिस विल डिसोसिएट इनटू K+ एंड Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट देयर शुड बी वन मॉलिक्यूल ऑफ KCl, मैं 1 मोलर के टर्म्स में नहीं कह रही, सो यू कैन इवन टॉक इन टर्म्स ऑफ 1 मोलर एज वेल। तो यहाँ पे 1 मोलर KCl है, बट एक्चुअली हमें पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द KCl। पर जैसे ही हमने इसको सोल्यूशन में डाला तो ये तो 1 मोलर K+ आयंस बन गए और 1 मोलर Cl नेगेटिव आयंस बन गए। तो ये तो टोटल कितने हो गए, 2 मोलर हो गए, यानी कि यहाँ पर जो I है वेंट हॉफ फैक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2, बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द KCl, ठीक है। तो इस वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, उसकी डबल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यही देखो ये कह भी रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन शुगर के नहीं अंदर होता, सो इट विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ I = 1। सो लेट्स से कि अगर मान लो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × CRT, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करी थी उतनी की उतनी ही मिल रही है। जबकि इसके केस में क्या हो जाएगा, दिस I वैल्यू विल बिकम CRT, यानी जितनी भी वैल्यू आनी चाहिए थी उसकी डबल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? So this is a good question, but now it is not in your syllabus, so you need not to be worried about this. Okay? Then we have the another question. So an element X having the FCC structure has unit cell edge length of 400 picometer. देखो इन्होंने आपको edge length दे रखी है, ठीक है, इन्होंने आपको एटॉमिक मास दे रखा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, और इन्होंने FCC बोल रखा है, यानी कि इन्होंने आपको बता दिया कि Z की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। देन Z क्या होता है, रैंक ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। हैज द यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको फाइंड आउट करनी है डेंसिटी एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। डेंसिटी तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, बट दिस इज एन अनदर क्वेश्चन कि आप यूनिट सेल का नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। सो आई थिंक दैट दिस इज अ गुड पार्ट इन दिस, और कितने में आपको 4 ग्राम के अंदर करना है। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, सो दिस इज Z × M / A³ × Na, यही होता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, देखो डेंसिटी तो मुझे गिवन है, Z भी मुझे पता है, A³ भी मुझे पता है, Na भी पता है, सो आई नीड टू फाइंड आउट द मोलर दिस मास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A³ × Na / Z,
देखो डेंसिटी की वैल्यू आप सिंपली पुट कर दो, तो डेंसिटी कहाँ पे गिवन है ऑफ एक्स एंड ओके सॉरी वी नीड टू फाइंड आउट द डेंसिटी ओनली, ठीक है, हमें डेंसिटी ही फाइंड आउट करनी है, सॉरी। सो दिस विल बी 4 इंटू मोलर मास आपको गिवन है कितना 40, ठीक है, और A यानी कि एज लेंथ की वैल्यू आपको पिकोमीटर्स में गिवन है, सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द मीटर। अब आपको पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ओके, आई एम होपिंग दैट यू नो दिस बिकॉज ये सब चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। सो नाउ इट इज प्रेजेंट इन व्हाट मीटर्स, ठीक है, आप ये लिख लेना यूनिट को अलग से, एंड इनटू Na, सो दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, सो यू विल बी गेटिंग द आंसर 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, एंड दिस विल कम इन ग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? तो देखो ये जो 4.2 इंटू 10⁻⁻6 जो हमारी डेंसिटी निकल कर आई है, सो दिस इज फॉर दिस काइंड ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे हमने मास कितना लिया है, जब 40 ग्राम लिया है। तो मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि जब हमारा मास 40 ग्राम था तो इसके अंदर कितने एटम्स थे? वी हैड 1 मोलर ऑफ एटम्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो है ना। तो अगर मुझे 4 ग्राम के लिए फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? सो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? सो दिस वुड बी 40 इंटू 4। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस शुड कम आउट एज 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स, यानी कि मेरे 4 ग्राम के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब एक जो यूनिट सेल होता है ना, ये आप जानते हो कि 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम FCC स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो इतने एटम्स कितनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, जैसे अपन वो करते हैं ना, एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो ये कितना निकल के आएगा आपका 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22। क्लियर? तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻22, जो कि आप करके देख सकते हो। तो इसका मतलब 4 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपके प्रेजेंट हैं। सो दीज 2 थिंग्स आर बीन आस्क्ड टू यू इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपके फाइनल आंसर से, इससे कंफ्यूज मत हो। फाइन, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। देन द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स, क्वेश्चंस अधिकतर टाइम इफ यू आर गेटिंग सम न्यूमेरिकल, इट इज 90% ऑफ टाइम इट इज फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको कभी ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, कभी आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, सो यू कैन expect that this would be coming from the first order reaction. This is just a trick for you. Although हमेशा ऐसा जरूरी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। So first order reaction is 50% completed in 40 minutes at 300 Kelvin, ठीक है, और 20 मिनट्स में at 320 Kelvin, यानी 2 अलग अलग टेम्परेचर्स आपको गिवन है। जैसे ही आपको 2 अलग अलग टेम्परेचर्स लगते हैं ना, आपके दिमाग में क्लिक क्या होना चाहिए? द अर्हेनियस इक्वेशन, जहाँ पे हमने 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट की बात की थी। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट भी क्या करना है? एक्टिवेशन एनर्जी। सो अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें क्या यूज करना है यहाँ पे। सो वी नीड टू यूज द फॉर्मूला log K2 by K1 is equal to EA by 2.303। R की वैल्यू 8.314 होती है, तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, एंड दिस वुड बी 1/T1, है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। अब ये T1 T2 भी हमें ऑलरेडी गिवन है। K2 और K1 को हम कैसे निकालेंगे? देखो डायरेक्टली तो हमें गिवन नहीं है K1 और K2 की वैल्यूज, पर हमें इन्होंने इतना जरूर बताया है कि 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे 50% कंप्लीशन, मतलब मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए T12, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो T12 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693/K। तो इसका मतलब K मैं कैसे निकालूंगी? तो K हम कैसे निकालेंगे? लेट मी राइट इट ओवर हियर। K कैसे निकालेंगे? दिस इज T12, सो दिस वुड बी 0.693/T12 की वैल्यू कितनी हो गई? तो T12 की वैल्यू आपकी दोनों केसेस में अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे 20 मिनट्स है, दूसरे के अंदर 40 मिनट है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? लॉग ऑफ K2, बेसिकली इन्होंने आपको दे क्या रखा है, अगर ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A to B, सो लेट्स से अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये थी और ये 0 थी, तो जब हमारी T12 की वैल्यू
जब हमारी 40 मिनट्स आई तो ये 40 मिनट कौन से टेम्परेचर पे आई थी? इट इज़ फॉर 300 केल्विन, तो इस पे कॉन्सेंट्रेशन हो गई 50%। क्लियर है? जब टेम्परेचर हमारा कितना था? 320 केल्विन, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 320 केल्विन था, यानी थोड़ा टेम्परेचर 20 केल्विन टेम्परेचर ज़्यादा था। तो ऐसे में टी हाफ की वैल्यू कितनी थी? 20 मिनट। तो इतने पे भी हो क्या रहा है? a/2 ही हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से इन्हीं के जो टी हाफ से k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। यही तो दे रखा है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो तो। सो K2 विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो K2 क्या हो जाएगा? 0.693, और इसका टी हाफ कितना है? सो इट्स टी हाफ K2 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले की। सो दैट वुड बी 20। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? सो K1 के लिए, सो दिस विल बी 0.693 एंड दिस विल बी इन 40 मिनट। ठीक है, मिनट को आप क्या करो? सेकेंड्स के अंदर चेंज कर लो, दैट वुड बी बेटर। तो ये आपका 40, और वैसे तो वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वुड बी 60, और यहाँ पे भी हो जाएगा 60। ठीक है, और EA की वैल्यू आपको वैसे भी फाइंड आउट करनी है, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। दिस विल बी 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे टेम्परेचर्स आपको क्या क्या गिवन है? सो T2 इज व्हाट? T2 टेम्परेचर हमने कितना देखा? 320। सो 320 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 320। क्लियर है? इस तरह से कर लोगे सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप EA की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी कमिंग एज 27.66 किलो जूल पर मोल। ये क्या निकल के आ जाएगी? आपकी EA की वैल्यू। ठीक है, then the next question we have is what happens when a freshly prepared precipitate of Fe whole OH whole thrice is shaken with a small amount of, देखो freshly prepared ये आपको एक प्रेसिपिटेट गिवन है, जब हम उसको किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के साथ में कुछ थोड़े बहुत स्मॉल अमाउंट भी लिखा हुआ है उसके साथ में ट्रीट करते हैं, देन द प्रोसेस हैपेंस इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था, दो बार हमने टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस किया था, पेप्टाइजेशन के अंदर, वाइल द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट्स। तो मैंने आपको ये बताया था कोलॉइडल सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए दिस इज वन ऑफ द मेथड, जहाँ पे कि हम कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या लेते थे? प्रेसिपिटेट लेते थे, उसके अंदर बहुत छोटा सा, बहुत कम अमाउंट में हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते थे, और ऐसा करने के बाद में जब हम उसको बहुत अच्छे से शेक करते थे तो ये जो प्रेसिपिटेट जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में था, नाउ दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कोलॉइडल पार्टिकल, और उनकी साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एंड देन दे विल स्टार्ट गिविंग द कोलॉइडल प्रॉपर्टीज। तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। क्लियर? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान रखनी है। देन कमिंग ऑन टू द पर्सिस्टेंट डायलिसिस ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। अगेन देखो, जब आप किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर है क्या? कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, प्लस बहुत ही लेस अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है ना, देन योर कोलॉइडल पार्टिकल विल बी स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। पर अगर मैं ये थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसको बाहर निकाल दूं, ठीक है, बाहर निकालने के लिए व्हाट मेथड आई एम यूजिंग पर्सिस्टेंट डायलिसिस। अगर मैं क्या करती रहूं? पर्सिस्टेंट डायलिसिस करती रहूं, यानी कि कोई एक सॉल्वेंट लूं और उस सॉल्वेंट को लगातार रन बहुत देर तक के लिए कराते रहूं, तो होगा क्या कि ये जो छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी उसके अंदर प्रेजेंट था, फॉर इट्स स्टेबिलिटी दैट विल बी रिमूव्ड, और जैसे ही वो रिमूव होगा तो हमें पता है क्या होने वाला है? कोलॉइडल सोल्यूशन आपका क्या बन जाएगा? कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा अनस्टेबल, ये हो जाएगा अनस्टेबल। और जब ये अनस्टेबल होता है ना कोलॉइडल सोल्यूशन, सो व्हाट इट डज इज इट फॉर्म्स द कोएगुलेशन, ये कोएगुलेट हो जाता है या फिर कोएगुलेशन कॉज करता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द कोलॉइडल सोल्यूशन इज अंडरगोइंग द पर्सिस्टेंट डायलिसिस, कोएगुलेशन हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन एक लाइन में आपको लिखना चाहिए। Then the next one is give reasons. E naught value, this is from the electrochemistry. So E naught value, no, not from the electrochemistry, it is from the D block elements. ठीक है, transition elements. So E naught value for the Mn3 plus Mn2 plus couple ion is much more positive than that of the Fe3 plus Fe2 plus. देखो, ये आपसे ये कह रहे हैं कि जब हम लोग Mn3 plus को Mn2 plus में कन्वर्ट करते हैं
और दूसरी तरफ जब हम Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम करवा क्या रहे हैं, रिडक्शन। तो हम ये देखते हैं कि जो E0 रिडक्शन की वैल्यूज है ना वो इसके लिए ज़्यादा है, यानी इसके लिए इसको मैं 1 लिख देती हूँ, इसको 2 लिख देती हूँ। तो 1 के लिए जो E0 रिडक्शन की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि अगर E0 रिडक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो ऐसे में जो आपकी स्पीशीज़ है उसको वो मतलब इजीली दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगर E0 रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो वो दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, इट मीन्स इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसा कब होगा, यानी कि हम कह रहे हैं कि Mn3+ इजीली Mn2+ में जा सकता है, तो क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि अगर हम Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन को देखें, सो हमें पता है दैट दिस इज व्हाट, क्या होती है, दिस वुड बी 3d5, करके देखो ज़रा, है ना, 3d5 4s2 ही तो होती है। तो जब हम Mn में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, सो दिस विल बिकम 3d5, जो कि है बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट इज नाउ हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है। सो बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एंड एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Mn2+, नाउ दिस Mn2+ Mn3+ से Mn2+ का बनना इज क्वाइट वेरी फेवरेबल। जबकि वहां पे आप देखो Fe2+ के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, Fe2+ क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3d6 इज नॉट अ वेरी स्पेशल कंडीशन। तो इस वजह से यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। सो इन कंपैरिजन टू Mn2+, Fe2+ इज नॉट दैट मच ऑफ स्टेबल। तो वहाँ पे E0 रिडक्शन की वैल्यू उतनी पॉजिटिव नहीं होगी जितनी कि यहाँ पर है। क्लियर? सिंपल से क्वेश्चन है यार, इतना कुछ भी नहीं होता है, मतलब इसके लिए आपको कोई सुपरमैन बनने की तो जरूरत है नहीं इन क्वेश्चंस को यूज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। कमिंग ऑन टू द आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। देखो आप याद करो, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, खास करके शुरुआत वाले जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनके अंदर क्या होते हैं ना, 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि S ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में D ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि वो मेटल्स हैं, प्लस दे ऑल्सो हैव सम कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कहाँ से आती है? इनके पास में अनफिल्ड d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये अपने जैसे जो दूसरे मेटल्स हैं ना उनको इलेक्ट्रॉन्स देकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत माइन्यूट लेवल पे कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो कर सकते हैं। अब क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग आ रही है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी आ रही है। सो दैट्स वाई वी सी दैट दीज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो टेंडेंसी होती है ना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की, वो इनिशियल एलिमेंट्स जो हैं किसी भी सीरीज के, उनके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ कुछ भी है, जैसे अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन यहाँ कहीं पे प्रेजेंट होता है और इसके बाद में कॉपर आता है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है ही, साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कॉपर के पास जाते हैं, ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिख देती हूँ 3d5 4s2। जबकि जब हम कॉपर के पास में जाते हैं तो कॉपर के साथ में ऐसा नहीं है, कॉपर में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगी, बिकॉज दिस इज 3d10 4s1। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो, 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे तो S के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो जो टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करने की, दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, या फिर कह दो ना के बराबर। ये जगह ही नहीं है ना यार, कहाँ से बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस इज मोर स्टेबल। अब जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, सो मोर अमाउंट ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयरन एटम्स, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एटमाइजेशन एनर्जी है वो आयरन की ज़्यादा होने वाली है देन दैट ऑफ कॉपर, ठीक है, सिंपल है। Then scandium 3+ is colorless in aqueous solution, whereas titanium 3+ is colored. देखो scandium 3+ की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, this is what 3d1 4s2 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, so this is what 3d0, जबकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 3d1। तो यार यहाँ देखो ना आप, कलर होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, that the species should have unpaired electrons, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब dd ट्रांजिशन शो करते हैं, सो यू गेट, ये क्या करते हैं, जब dd ट्रांजिशन शो करते हैं देन कलर अपीयर्स, क्योंकि जब वो वापस लौटते हैं देन द एनर्जी कम्स इनटू द विजिबल रीजन, और वही विजिबल रीजन हमें रिफ्लेक्ट होती है, वही हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कुछ होता है। तो अगर मान लो मैं मान लेती हूँ, लेट्स से दैट दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो कुछ ऐसा CFT हम इसका बनाएंगे,
ठीक है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है यार, जंप किसको कराओगे, डी ट्रांजिशन कराओगे किसका, है ही नहीं कुछ। जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दैट वी हैव वन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर हायर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, और जब वो वापस लौट कर आएगा ना, देन दिस विल बी रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ h न्यू दैट विल बी द पार्ट ऑफ द विजिबल रीजन। वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द विजिबल रीजन इज सीन बाय अस एंड दैट्स व्हाई इट सीम्स टू बी कलर्ड। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। देन कमिंग ऑन टू गिव रीजंस व्हेन Cl2 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ F2, ठीक है, फ्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में, तो ClF3 बनता है, नॉट FCl3। तो ये इनका क्वेश्चन है कि जब क्लोरीन का हम एक्सेस फ्लोरीन के साथ कराते हैं रिएक्शन, सो व्हाई ClF3 इज फॉर्म्ड एंड नॉट FCl3। बहुत सिंपल सा आंसर है यार। देखो क्या है, फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो पहली बात ये होता है छोटा, बहुत छोटा होता है साइज में, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो क्या इसके पास में एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, नो इट डज नॉट हैव, ठीक है। तो d कौन से, एम्प्टी छोटा सा है ना, ये तो इसके पास है ही नहीं यार, ये तो 2D सीरीज का पार्ट है, तो इसके पास में एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। जब इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, नो, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सटेंशन भी नहीं कर सकता। अब जब ये कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बनाएगा क्या, आप खुद सोचो ना। यहाँ पे FCl3 है, FCl3 के लिए एक बार देखते हैं हम। FCl3 का मतलब होता है कि F की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है, और इसकी है -1। यार फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखता है, ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव और इतना आंकड़ू है ना, दैट इट ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द वन विच इज हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यही किंग है ना पीरियोडिक टेबल का। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू शो ओनली एंड ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 तो बहुत दूर की बात है, दिस विल ऑलवेज बी शोइंग व्हाट -1। जबकि अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें, ये तो है FCl3, दूसरा कौन है, ClF3, ठीक है। ClF3 में हम क्या देखते हैं कि Cl जो है कम से कम इससे तो बड़ा ही है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा तो लार्जर है, इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं, कौन से, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, ये भी प्रेजेंट हैं, तो ठीक है यार, ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, बड़ा है तो ये क्या है, छोटे छोटे 3 फ्लोरीन एटम्स को तो बिठा ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सो दिस इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज प्रेजेंट इन -1। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे इजीली सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमारे फ्लोरीन को मिल रही है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ, कि ये तो बन सकता है, पर इसके बनने के तो कोई चांस ही नहीं है। सो आई हैव गिवन यू 3 रीजंस फॉर इट, ठीक है, आप कुछ भी इनमें से लिख सकते हो। Now coming on to dioxygen is a gas while sulfur is a solid। देखो यार, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा कैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था। डाइऑक्सीजन एक गैस होती है, डाइऑक्सीजन ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है। At normal temperature and pressure, we see oxygen exist at, या room temperature पे oxygen is present as a gas and it has a formula O2, डायटोमिक फॉर्म में होता है। जबकि अगर हम सल्फर की बात करें ना, सो इट इज बीन प्रेजेंट इन द पकर्ड, यानी क्राउन शेप में, मैंने आपको दिखाया था। सो इट इज प्रेजेंट एज S8। हमने ये स्ट्रक्चर भी बनाया था, याद करो थोड़ा सा, W जैसा शेप होता है इसका, है ना, ऐसा कुछ बनाया था ना, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसी रूम टेम्परेचर पे सल्फर का। अब यहाँ पे देखो आप 8 इतनी सारी कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इतनी सारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, और यहाँ पे तो 2 ही है ना। तो जब 2 ही कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो आप खुद सोचो ना, रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, सल्फर होगा। सल्फर ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होगा, क्योंकि यार इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में प्रेजेंट है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स इतने पास होते हैं ना, सो वी हैव स्टडीड इन द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कि पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं सॉलिड्स के अंदर, ये बात हम जानते भी हैं। जबकि ऑक्सीजन में 2 ही तो एटम्स हैं, भले वो डबल बॉन्डेड है, बट स्टिल दे आर जस्ट 2। तो इस वजह से ये तो आपका गैसियस स्टेट में होता है, जबकि ये सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइन। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन स्ट्रक्चर को, HCF4 के स्ट्रक्चर को आप बनाने के लिए इन्होंने हालांकि दे नहीं रखा है कि आपको VBT वेस्पर क्या यूज करनी है, बट स्टिल इट वुड बी गुड अगर आप VBT को यूज करते हुए इसका आंसर दो। दैट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, डायरेक्टली यू कैन गिव योर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो XC की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे होते हैं 8
वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दिस इज अ नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, तो 4 तो मैं फ्लोरीन बना देती हूँ, सो दीज आर 4 फ्लोरीन्स, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स तो काम आ गए और 2 आपके लोन पेयर बचे। ठीक है, उनको इस तरह से बिठा दो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, सो दिस इज बेसिकली द स्क्वायर प्लेनर। HClO3 की बात करें तो इसको आपको पता है, मैंने आपको बताया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक और एक चीज बताई थी कि जब भी आप ऑक्सो एसिड्स देखते हो क्लोरीन के इस तरह के, सो ऑलवेज दे हैव 1 OH बॉन्ड। OH बॉन्ड तो हमेशा होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि OH बॉन्ड तो है ही है। अब बचे 2 डबल ऑक्सीजन, तो ये आपने बना लिए 2 ऑक्सीजन। क्लियर, तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तभी तो ये 7 हो जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड। Okay, then we have when concentrated sulfuric acid was added to an unknown salt present in a test tube, a brown gas was evolved। देखो मैं आपको पहले बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करना है, बिकॉज नाउ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन ये पैटर्न जरूर इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि व्हाट दे आर आस्किंग। सो दे आर सेइंग व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड टू एन अननोन सॉल्ट, यानी वो आपसे ये कह रहे हैं कि एक सॉल्ट है हमारे पास जिसके अंदर हमने क्या डाला, H2SO4, यानी कि वो भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। देन इन अ टेस्ट ट्यूब अ ब्राउन गैस वॉज रिलीज्ड। क्या रिलीज हुआ, ए क्या है, एक ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है, जब भी ब्राउन गैस जैसा आपके दिमाग में कुछ आता है ना, सो वन थिंग दैट शुड बी क्लिक्ड इन योर माइंड कि ये कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस हो सकती है, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेनिंग गैसेज आर जनरली ब्राउन इन कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउन गैस रिलीज हुई। दिस गैस इंटेंसिफाइड व्हेन कॉपर वाज एडेड टू इट। जो जब हमने इसके अंदर कॉपर टर्निंग्स को ऐड किया तो इसका कलर और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, यानी और भी ज्यादा क्या हो गया, ब्राउन कलर का ये हो गया। ठीक है, देन ऑन कूलिंग, अब जब इसी गैस को हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया कूल। जब हमने इसको कूल किया तो चेंज इनटू अ कलरलेस सॉलिड, ये किसी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया जो कि कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द ए एंड बी कंपाउंड्स, राइट द स्ट्रक्चर, इनके ए और बी के स्ट्रक्चर आपको बताने थे, और व्हाई डज गैस ए चेंज टू द सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आई कैन से, बट दिस इज अगेन लेट्स नॉट पुट मच एफर्ट ऑन टू इट, बट दिस इज द पैटर्न आई जस्ट वांटेड टू से। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली एक सॉल्यूशन दे रखा है, यू कैन जस्ट सी इट वेरी क्विकली। बेसिकली हम जब इस सॉल्ट को लेते हैं, ये सॉल्ट क्या है, दिस इज व्हाट, मेटल नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट है। तो जब हम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट, मेटल हाइड्रोजन सल्फेट, सच काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल, और साथ में आपकी बनती है कौन सी, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना, बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, अगेन लेट मी टेल यू। सो ये जो आपकी HNO3 बनी, इसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई। दिस नाइट्रोजन नॉट नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ना, दिस इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्राउन गैस। जब इस नाइट्रोजन कहाँ गया हमारा, हाँ, जब हमने कॉपर टर्निंग के साथ किसको ट्रीट कराया, ये HNO3 है, तो इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन जब हम कॉपर टर्निंग को किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, जिसमें ऑब्वियसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सो जो कलर होता है ना वो आपका इंटेंसिफाई हो जाता है। ये जो कलर है NO2 का, दिस इज मोर, इट इज गोइंग टू इंटेंसिफाई, और यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। सो एक इंटेंसिफाइड कलर आपको मिलता है। अब फाइनली क्या होगा कि ये जो NO2 आपकी रिलीज हुई है ना, जब हम इसको कूल करते हैं, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू N2O4। अब ये जो होता है ना, ये होता है आपका एक कलरलेस सॉलिड। ठीक है, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू सी कि इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर CBSE रिवाइज सिलेबस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली बनते कहाँ से, सो दिस मे बी कमिंग फ्रॉम लेट्स से P ब्लॉक एलिमेंट से ही पूछे जा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स में इतनी इक्वेशंस नहीं हैं, बट यस जो थोड़ा बहुत पार्ट है रिएक्शंस का, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आई थिंक कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड द कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस। ओके,
Then we have the next one. So arrange the following in the decreasing order of their reducing character. Reducing character के बेसिस पे देखो, reducing character अगेन आपको पता है reducing character होने का मतलब है जो कि एक अच्छा reducing agent हो. एक अच्छा reducing agent वो होगा जो दूसरों को reduce करे, है ना, reduce others, जो दूसरों को reduce करे और खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे. और हमें ये भी पता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बताने के दो तरीके हैं. आप इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बता सकते हो या फिर H+ आयंस OH नेगेटिव के टर्म्स में बता सकते हो. तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें एसिड्स गिवन है तो हम H+ के टर्म्स में बात करेंगे. तो अगर कोई अपने H+ आयंस को दे देता है सो इट मीन्स दैट इट इज ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ. ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ H+ को देना यानी कि रिलीज करना, है ना. जो H+ आयंस को इजीली रिलीज कर पाएगा वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाएगा. अब मुझे पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना वो कैसी होती है. एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इन एसिड्स की वो कुछ ऐसी होती है, HF की सबसे कम, देन HCl. मतलब अगर मैं हाईएस्ट एसिडिक की बात करूँ सो दैट इज बेसिकली HBr एंड देन HI. दिस इज द बेस्ट एसिड. जब ये बेस्ट एसिड है इसका मतलब ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा. इसका मतलब ये एक अच्छा एसिड है तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है. तो इन सब के अंदर द बेस्ट वन इज व्हाट, HI. क्लियर? ओके, देन वी हैव द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. ये आपकी है कौन से, ग्रुप नंबर 18 की एक रिएक्शन जहां पे जब हम इसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ में, Sp एंटीमनी के फ्लोराइड के साथ में. तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बन जाता है एक अडक्ट बन जाता है. किस तरह का अडक्ट, जिसके अंदर जो ज़ीनॉन का कंपाउंड है ये अपने बेसिकली इलेक्ट्रॉन दे देता है एक एक फ्लोराइड को दे देता है. तो जब ये अपने एक फ्लोराइड को देगा सो व्हाट दिस विल बी फॉर्मिंग, इसने अपना एक फ्लोराइड दिया है, अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिया है, सो इट इज गोइंग टू पॉजेस व्हाट, पॉजिटिव चार्ज. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देना इज लाइक अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देना, काइंड ऑफ. ठीक है, तो इसलिए इट विल बी गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज. अब ये अडक्ट है तो इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल बनेगा. इसने क्या ले लिया, इसने ले लिया उस एक पर्टिकुलर फ्लोरीन को, सो दिस हैज अटेन्ड नेगेटिव चार्ज. अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की सो इट हैज सच काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे एंड 3 फ्लोराइड. ठीक है, तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है. हालांकि यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछा है बट स्टिल यू शुड बी नोइंग कि इसका क्या होता है, टी शेप. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज व्हाट, टी शेप हैविंग द प्लस चार्ज. और ये तो आपको साफ ही दिख रहा है दैट दिस इज गोइंग टू बी octahedral. F, 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 F and F with a negative charge. ठीक है, ये तो हो गया octahedral shape and this is what T shape. Clear? Then the next one is from the electrochemistry. आपको यहाँ पे एक सेल रिएक्शन गिवन है. कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन. 298 केल्विन गिवन है और आपसे EMF पूछा है. इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करना है. और नर्स्ट इक्वेशन की भी जो दूसरी इक्वेशन है ना जिसमें कि हमने 2.303 वाला जो पोर्शन है उसको भी रिमूव कर दिया था, सिंपली कैलकुलेट करके 0.059 की टर्म्स में लाए थे, दैट इक्वेशन शुड बी यूज्ड. तो इससे क्या होगा ना, बेसिकली आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो वाला पार्ट अवॉइड हो सकेगा. अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम इस सेल को देखें सो वी हैव दिस काइंड ऑफ अ सेल और साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 सेल की वैल्यू E0 की वैल्यू यानी E0 रिडक्शन कह लो या ऑक्सीडेशन कह लो, एक ही बात है. सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0. ये हमने पढ़ रखा है. ठीक है, तो अगर मान लो मुझे निकालना होगा E0 सेल तो मुझे पता है E0 सेल कैसे निकालते हैं, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. तो अब मुझे ये देखना है कि इनमें से एक्चुअली कैथोड कौन है और एनोड कौन है. क्लियर? तो पहली बात तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है ना दैट इज ऑलवेज द कैथोड. ठीक है, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर इट इज ऑलवेज एन एनोड. अगर ये आपको कभी गिवन ना भी हो तो भी आप पता कर सकते हो इफ यू नो दैट सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल. वहाँ हम क्या देखते थे कि आपके सभी मेटल्स जो होते हैं ना मैक्सिमम वो आपके इधर के साइड में आ रहे हैं. देन वी हैव हाइड्रोजन, उसके बाद में Cu, Hg, Ag, कुछ बहुत थोड़े बहुत आपके मेटल्स हैं जो कि इस तरफ आते हैं. Au है ना,
ठीक है, तो ये कुछ कुछ आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यार आपका जो टिन है ना वो भी इस तरफ ही आएगा, तो अगर टिन आपका इस तरफ आएगा सो इट मीन्स दैट इट कैन रिड्यूस हाइड्रोजन। ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब अगर ये इसका रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन हो किसका रहा है, हाइड्रोजन का। जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द कैथोड। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि दैट दिस पोर्शन, दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नाउ बिहेविंग लाइक अ कैथोड। क्योंकि इसका ई नॉट रिडक्शन 0 है सो इट कुड बी टेकन एज द एनोड एज वेल एज कैथोड। तो ये डिटरमाइन करने के लिए आपको दूसरी स्पीशीज को देखना पड़ेगा। अगर यहीं पे ये कॉपर गिवन होता सो दिस हाइड्रोजन वुड हैव बीन टेकन एज द एनोड। क्लियर, तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वहां पे, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट ओवर हियर। अब हम सिंपली क्या लिखते हैं ना, नर्स्ट इक्वेशन। मुझे ईएमएफ फाइंड आउट करना है विच आई कैन राइट इट एज ई सेल। सो दिस वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059, क्योंकि टेम्परेचर गिवन टू मी इज 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शंस अगर आप इनकी बना के देखो सो व्हाट वुड बी दैट, SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो कहाँ पे हो रहा है, ओवर द एनोड, यानी कि ये तो हो गया ऑक्सीडेशन का पार्ट। रिडक्शन के पार्ट में क्या हो जाएगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टिंग इनटू H2। ये कहाँ पे हो रहा है, ओवर द कैथोड, यानी कि ये हो गया रिडक्शन। तो ये हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लो, सो दिस वुड बी लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन्स भी हमने मैच कर लिए। तो n की वैल्यू मेरी सॉरी, अब मेरे को अगर इसकी हाफ सेल रिएक्शन सॉरी फुल सेल रिएक्शन बनानी है सो आई कैन राइट इट एज SN प्लस 2H प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा SN2 प्लस H2। अब अगर मान लो इसको मुझे लॉग ऑफ क्या लिखना है, जो प्रोडक्ट साइड में जो मेरा आयन प्रेजेंट है, यानी कि SN2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे कौन है, H प्लस, तो H प्लस, लेकिन इसकी स्टोइशियोमेट्री 2 है सो दैट वुड बी कमिंग इनटू द पावर्स। अब आपको सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखो ई नॉट सेल है, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है, हमारा हाइड्रोजन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, माइनस ऑफ ई नॉट वैल्यू हमें SN2 प्लस की गिवन है, सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ 0.14, सो दिस वुड बी 0.14 वोल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब डायरेक्टली मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ, 0.14 वोल्ट माइनस ऑफ 0.059। सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको 0.06 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू कितनी है, सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड, सो दिस वुड बी इक्वल टू 2 लॉग ऑफ SN2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, देखो गिवन है क्या, यस इट इज बीन गिवन टू अस, दिस इज इक्वल टू 0.004 डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज व्हाट 0.02 और इसकी पावर 2। अब तो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ EMF इक्वल टू हाउ मच, 0.111 वोल्ट। ये क्या हो गया, दिस इज द EMF ऑफ द सेल, या फिर आप इसको लिख सकते हो ई सेल। ठीक है, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइन, then the next one is what, give reason on the basis of the E naught values O2 gas should be liberated at the anode but it is Cl2 gas which is liberated in the electrolysis of the aqueous NaCl। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे कि अगर आपको aqueous NaCl गिवन है तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप। आप सबसे पहले ये लिखोगे कि आपके पास कौन से केटायंस हैं और आपके पास में कौन कौन से एनायंस हैं। ठीक है, एक्वस स्टेट है, इसका मतलब H प्लस आयन है और OH नेगेटिव आयन है। अगर NaCl है इसलिए Na प्लस के आयन है और Cl नेगेटिव के आयन है। क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आप क्या कहोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इट इज़ जस्ट एक्वस, एक्वस मीडियम है, डाइल्यूट एक्वस मीडियम इन्होंने नहीं कहा है, दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं है जितनी कि Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, यानी Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। OH नेगेटिव की बात करें सो इनकी भी कॉन्सेंट्रेशन उतनी नहीं है जितनी कि Cl नेगेटिव की ज़्यादा है। क्लियर, अब सिंपली हमें क्या लिखना है, इनको सीरीज में लिखना है। तो सीरीज में जब हम लिखते हैं ना सो द सीरीज वुड बी लाइक दिस, सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, ठीक है, देन आपका H प्लस आ जाएगा और इसके बाद में आपका कौन आता है, OH नेगेटिव एंड देन Cl नेगेटिव। क्लियर,
तो हम क्या जानते हैं कि जब हम इधर के साइड, अब देखो इनमें रिड्यूस कौन होने वाले हैं, केटायंस, तो हम जानते हैं जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू इंक्रीज होती है, और इस तरफ हम जाते हैं तो ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू इंक्रीज होती है। सो बेस्ड ऑन दैट H प्लस आयन को तो रिड्यूस होना चाहिए और OH नेगेटिव आयन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज देयर इज अ रोल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एज वेल। Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वी विल बी सीइंग कि OH नेगेटिव क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होते हुए भी इट इज नॉट द वन विच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। रीजन इज दिस वन, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द OH नेगेटिव। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, यार ऑब्वियस सी बात है ना कि वो ज्यादा जल्दी जो है या ज्यादा उसकी भागने की टेंडेंसी होगी सो एज टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है बट आयंस नंबर में इसके ज्यादा है। सो दिस इज द वन विच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। ये कि क्यों ऐसा होता है कि Cl2 गैस जो है वो आपकी ऑक्सीडाइज होगी। तो बेसिकली आप रिएक्शन क्या देखोगे, सो यू विल बी सीइंग H प्लस आयन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टिंग इनटू H2। सो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं लाइक दिस, और दूसरी तरफ होगा हमारा कौन, क्लोरीन नेगेटिव, जो कि क्या बनाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे दो रिएक्शंस होंगे। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये भी बताया था दैट दिस प्रोसेस इज अ वेरी गुड प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो आपका सोल्यूशन है ना, दिस इज गोइंग टू हैव अ pH greater than that of CN because of the presence of NaOH ions into the solution which is not participated anywhere. तो इस वजह से सोल्यूशन आपका बेसिक होता है। दिस वॉज ऑल दैट आई हैव डिस्कस्ड फॉर दिस। ये हमने पूरी तरह से क्लास में इसको डिस्कस किया है। Conductivity of the CH3COOH decreases on dilution. So this is basically what? This is a weak acid. ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए हम लोगों ने ये देखा था जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज बेसिकली द कंडक्टेंस फॉर 1 ml वॉल्यूम, ठीक है। जब आप फिक्स कर देते हो कि सिर्फ 1 ml वॉल्यूम के अंदर ही हमें देखना है कंडक्टेंस, तो बेसिकली होता ये है कि वॉल्यूम जो है आपने उसको फिक्स कर दिया। डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो 1 ml के अंदर तो ऑब्वियस है ना कि नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम ही होंगे, ओके। अब क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ही कम हो जाते हैं, सो कंडक्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि जो आपका कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, दे ऑल इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, दे ऑल आर गोइंग टू इंक्रीज। Only and only conductivity is that thing which decreases as we increase the dilution. And the reason is कि हमने जो criteria बनाया that this is the conductance just for 1 ml of volume. Because of this criteria, it is expected to decrease. वो होना ही है, ठीक है। तो ये weak acids के लिए आपको ध्यान रखना है, and this is the reason. So the last question for today's class is 2AgCl प्लस, यहाँ पे आपको सिल्वर का क्लोराइड दे रखा है, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराते हैं तो 2Ag यानी कि सिल्वर मिल जाएगा, H प्लस आयंस मिलेंगे, Cl नेगेटिव के आयंस मिलेंगे, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल। आपको क्या देना है, E सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। अब देखो इन्होंने हमें कोई भी ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कोई भी वैल्यूज गिवन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब इन्होंने हमें ऑल्टरनेटली कुछ तो हिंट दे रखा होगा। सो दे हैव गिवन अस द हिंट ऑफ द डेल्टा G नॉट, ठीक है। अब काफ़ी है हमारे लिए इतना ही। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE E नॉट, ये हम जानते हैं, ठीक है। और बाकी हमें EMF फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे पता है, अभी अभी मैंने नर्स्ट इक्वेशन आपको बताई थी। सो दिस इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 बाय n लॉग ऑफ, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन सा आयन प्रेजेंट है, सो दैट इज बेसिकली H प्लस, स्टोइशियोमेट्री 2 तो पावर 2 आ जाएगी, दिस इज Cl नेगेटिव विद पावर 2, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका AgCl के कॉन्सेंट्रेशन विच इज ऑफकोर्स गोइंग टू बी 1 बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, क्लियर। तो मुझे कुल मिला के सबसे पहले इस E नॉट सेल को फाइंड आउट करना है। तो E नॉट सेल की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0 आप चाहे तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सो इट्स अप टू योर विश, डिवाइडेड बाय, या यहीं पे लिख देते हैं माइनस n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, सो n इज ऑफकोर्स यहाँ पे 2H प्लस 2Cl नेगेटिव है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दिस वुड बी 2
F इज इक्वल टू 96500 कूलम, और ये हमें फाइंड आउट करना है क्या, E नॉट। ये E नॉट हमें फाइंड आउट करना है। E नॉट सेल जब आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, सो दिस विल बी माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ 43600 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया आपका 296,500। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, सो आई हैव ऑलरेडी डन दिस वुड बी इक्वल टू 0.23 वोल्ट। ठीक है, ये आपका इतना निकल कर आ जाएगा। अब सिंपली आपको इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज व्हाट, 0.23 minus of 0.059, again this would be 2 log of H plus की concentration. So H plus ion concentration is what, 0.1 का whole square, Cl negative की भी 0.1 whole square divided by AgCl is present in the solid state and this is what, gas जो कि 1 atmosphere है, right? तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो हाइड्रोजन, you can also write this, यहाँ पे आपको उसका प्रेशर डालना पड़ेगा, है ना, बिकॉज हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन कोई भी गैस होती है उसका हमेशा प्रेशर लिखा जाता है। तो अगर आप AgCl का भी लोगे तो दैट इज ऑल्सो यूनिटी, अगर इसका प्रेशर लोगे सो दैट इज ऑल्सो यूनिटी। तो अब बस आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो और आपको जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 0.35 वोल्ट। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो इस तरह के कुछ सिंपल से CBSE में आपसे ना बहुत ज़्यादा उनका ये टेंडेंसी नहीं होती है कि आपसे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाए कभी भी किसी भी पेपर में, नॉट जस्ट फॉर द केमिस्ट्री, सभी पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आर ऑफ एवरेज लेवल। आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज का आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए, बस तो इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट या फिर आइंस्टीन हो, ऐसा नहीं, वो चाहते भी नहीं है कि आप आइंस्टीन बनो। दे जस्ट वॉन्ट कि हाँ आपको थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो एंड यू कैन परफॉर्म द क्वेश्चंस वेरी विजिलेंटली एंड स्मार्टली। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई हैव नॉट इंक्लूडेड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रिवाइज सिलेबस, सो यू कैन इंक्लूड दैट वन ऑल्सो, बट मे बी फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इस बार तो आपको इसको फेस करने की जरूरत नहीं है। Okay, so I hope that this is going to be helpful to you. This was all for today's lecture. Thank you so much. Take care of yourself and all the best for your exams.